नमस्कार दर्शकों, बाबा की खरी खोटी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, राम राम। राम राम जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। रंजय जय भाई श्री राम राम। राम। और साथ में है राम 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 राम। रंजय भाई। स्वागत। रंजय भाई एक एंटरप्रेन्योर हैं और हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं और उनकी अपनी कंपनी रन करते हैं। आईआईटीज और बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में इनके इक्विपमेंट्स सप्लाई होते हैं, तो ही हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो बाबा जी, पहला सवाल ये कि एक वीडियो देखा मैंने रेड एफएम कनाडा में, और बताया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे होनहार पंजाब से बच्चे जो है आईएलटीएस बैंड लेके या किसी भी प्रकार से, बहुत सारे प्रकार से, वो आप सारे प्रकार बहुत अच्छे से जानते हैं कि डंकी लगा के या किसी किसी तरीके से किसी तरह वो कनाडा प्रोजेक्ट पढ़ाई करने 20-25 लाख रुपए का खर्चा करके वीजा वीजा लेके, और पता चला कि जेलों में जो बच्चे या स्टूडेंट्स या जो जेल में, कनाडा की जेलों में जनता भरी हुई है, उसमें से 80-90% पंजाबी बच्चे। ये सच है? और अगर ये सच है तो ऐसा क्यों है सर? सर कनाडा रेड एफएम था, एफएम रेडियो, वो जो चैनल रेड था एफएम कनाडा, जिसकी रेड एफएम कनाडा ने इतनी यूट्यूब जिम्मेदार। चैनल। और रेड एफएम तो वहां का एक वो है, रेडियो चैनल है ना। हम्म। उस पे वो सर वो प्रोग्राम मैंने भी देखा है। हम्म। तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है सर, अगर रेड एफएम कुछ कह रहा है तो वो हवा में नहीं कहेगा। और वो जो व्यक्ति था वो सरकार के द्वारा कमीशन्ड, उनको एक प्रोजेक्ट मिला है इस समस्या पे काम करने के लिए। तो वो कोई लफाजी नहीं हो रही थी, वो जिम्मेदार लोग थे जो दो लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि हजारों लोग वहां की जेलों में बच्चे जो बंद हैं उसमें से 90% पंजाबी हैं। उस आदमी ने यहां तक हम्म। कहा कि उसमें पाकिस्तानी एक भी नहीं है, एक सिंगल भी नहीं है। इक्का दुक्का गुजराती है, तमिलनाडु साइड, साउथ साइड का एक भी नहीं है। बाकी 90% से ऊपर पंजाबी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि वहां विभिन्न अपराधों में, जिसमें चोरी, छिनैती, ड्रग्स, कारजैकिंग, हाईजैकिंग, लूट, खसोट, असॉल्ट, चोरी इत्यादि विभिन्न गंभीर अपराधों में जेलों में बंद हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रोफेशनल हेल्प दी जा रही है, बहुत सारे बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया है, बहुत सारे बच्चों की बेल नहीं हो पा रही है, बहुत सारे जेलों में बंद हैं। और ये बड़ी भयावह स्थिति है। और सर ये आज पहली बार ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, मैं तो इस पे लगातार बोलता आ रहा हूं। अच्छा सर, एक तो सबसे बड़ा होक्स, सबसे बड़ा सदी का झूठ तो ये है कि इनको एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट कहना बंद कीजिए। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के भेष में आप्रवासी मजदूर बनकर कनाडा में प्रवेश लेने का एक तरीका मिल गया है इनको। इनमें से कोई भी वहां पढ़ने नहीं गया है, कोई भी वहां पे कायदे की, मतलब होंगे इक्का दुक्का, बहुत रेयर केस में, जो हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, जो पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स डिग्री करने जा रहे हैं, या जो स्कॉलरशिप लेके सचमुच पढ़ने जा रहे हैं, उनकी संख्या तो यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। ये जो हर साल 2-4 लाख जा रहे हैं ना, ये वहां के अप्रवासी मजदूर है, जो कि जिनके लिए कनाडा एक लेबर चौक है। यही शब्द उस वीडियो में इस्तेमाल किया गया है। कनाडा इनके लिए एक लेबर चौक है और ये वहां पर लेबर करने गए हैं। और इनके पेरेंट्स को, इनको और समाज को ये सपना दिखाया गया था कि दे आर गोइंग देयर फॉर अ बेटर लाइफ। क्योंकि ए मुल्कता नर्क क्या, ओ मुल्कता स्वर्ग ने, वो तो स्वर्ग है, ये भारत तो नर्क है। ये एक आम परिभाषा है। ये आम बोलचाल की भाषा है। हाँ, ये जुमला है एक तरह से। अभी आ जाएंगे जी। जी।
तो ये जो है आप कह रहे हैं कि ये आम बोलचाल की भाषा में भारत को नर्क बोला जाता है और इस बहाने से ये लोग कनाडा जो है चले जाते हैं और वहां पर काम धाम कुछ नहीं है, पढ़ाई के बहाने सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करना या रेस्टोरेंट्स में काम करना या सफाई करना या ट्रक चलाना या जो आप ड्रग्स रैकेट बता रहे हैं, या भाई मजबूरी में जो काम करेगा वो कुछ ना कुछ तो अवैध में भी चला ही जाता है। तो किन चीजों में लिप्त हैं ये लोग बाबा जी? सर, जो भी अपराध आप सोच सकते हैं, जो कि एक डेस्परेट बच्चा, बच्चा मीन्स 17, 18, 19, 20, 21 साल का बच्चा ही होता है ना सर। 12th पास करके, 12वीं पास करके एक बच्चे को आपने कनाडा भेज दिया, 17, 17.5, 18 साल की उम्र होती है ज्यादातर बच्चों की। जी, तो ये कारण जो है, अपराध में कोई अपनी इच्छा से तो नहीं जाता है, हो सकता है कुछ लोग प्रवृत्तिवश जाते हो, पर क्या ये कारण जो है वहां पे खर्चे अधिक हैं, आमदनी कम है, ये है, या पीयर प्रेशर में लोग इनको मजबूर करके करा ले जाते हैं पहले, ये खर्चे सर बहुत है वहां पर? पुराने पुराने जमाने में वहां पे काम मिल जाता था। जब तक ये कोविड से पहले वाला जो दौर था ना, कोविड से पहले कनाडा में आम स्टूडेंट को काफी काम मिल जाता था और वो वहां पे अपने रहने का खर्चा चला लेता था, अपनी अगले सेमेस्टर की फीस जमा करा लेता था, प्लस अपने पिता को 1000, 1500, $2000 मतलब लाख 2 लाख रुपया भेज भी देता था साल भर में। लाख 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमा के $1000, $2000 भेज भी देता था। और वो जमाना सस्ता जमाना था। आज से 5 साल पहले लोग बताते हैं कि जो मुद्रास्फीति, जो वहां महंगाई है, वो आज से 5 गुना कम थी। हाउसिंग क्राइसिस नहीं था, ग्रोसरी का क्राइसिस नहीं था, महंगाई इतनी नहीं थी और काम आराम से मिल जाता था। सर कोविड के बाद, अच्छा इस दौरान क्या हुआ कि कोविड में जब इकोनॉमी की मार लगी ना कनाडा को, तो कनाडा ने कहा कि सबसे सस्ता उपाय तो यह है कि अरे भैया, मैंने सुना है 20-30 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट की, जो कि इंडिया से जाता है। तो उन्होंने कहा इजी मनी आ रही है, आने दो। और सर छोटे छोटे कमरों में यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, घरों में टोटल पढ़ाई के नाम पे 100% फ्रॉड चल रहा है। तो ओके। सर उस जमाने में पेरेंट्स भेज दिया करते थे, 20-25 लाख रुपए का खर्चा आता था और अपने बच्चों को भेज दिया करते थे, बच्चे चला लेते थे। सर कोविड ने तोड़ के रख दिया है कनाडा को। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, उसके बाद जब इन्होंने अंधाधुंध, भाई अच्छा एक बात और भी है ना सर, कि हिंदुस्तान तो मोदी जी ने एक दिन संकल्प लिया कि देश के हर आदमी को चाहे छोटा ही सही घर बना के दे दूंगा, और 5 साल में तमाम गरीब गुरबा को करोड़ों घर बना के दे दिए ना। कनाडा नहीं बना सकता घर, पता नहीं उनके क्या बीमारी है। उनके इतना रूल रेगुलेशन इतना हाई है कि वो, उनके यहाँ इफरात लकड़ी होती है, जगह की कोई कमी है ही नहीं है। पूरा कनाडा, 99% कनाडा तो खाली पड़ा है, इसके बावजूद घर नहीं बना सकते, घर है नहीं। तो एक मान लीजिए 5 लाख की आबादी, 10 लाख की आबादी के शहर में 5 लाख अप्रवासी मजदूर आके रहेगा तो कहां रहेगा? तो सर हाउसिंग का इतना भयानक क्राइसिस है इस वक्त। अभी पीछे बता रहे थे कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक बेसमेंट में 24 बच्चे सोते हुए पकड़े गए, जबकि इस मामले में उनका वो भी रेगुलेशन बहुत हाई है कि बेसमेंट आप ऐसा बना देंगे, ये रूल रेगुलेशन होगा, ऐसे उसको इतने लोगों से ज्यादा नहीं रहेंगे उसमें, ये लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए। लोग वहां बोलते हैं कि अब वहां कमरे किराए पे नहीं मिलते हैं, अब वहां मैट्रेस किराए पे मिलती है। जी सर। तो मतलब काफी भयावह हालात हैं, और इतना पैसा खर्चा करके अगर कनाडा जाकर एक गद्दे पे ही सोना है, गद्दे का किराया कर देना है, या बेसमेंट में सोना है, क्योंकि बाहर तो सो नहीं सकते, बाहर तो बहुत ठंड होती है, तो उससे बढ़िया कम पैसे में बंबई चले गए तो धारावी में रह लेते, अगर वैसे ही रहना है तो। खैर, और इस मैटर पे मैं रंजय जी को लाना चाहूंगा कि सर इतनी बातें आपने सुनी, और ये बच्चों की जो पढ़ाई की बात हो रही है,
पीयर प्रेशर की बात हो रही है, मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहूंगा सर। एक तो ये कि बाहर ये जो पढ़ाई का हव्वा है यहाँ के लोगों के प्रति, कि बाहर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ये क्या एक भ्रमजाल है, मायाजाल है? और दूसरा कि जो काम बाहर, जैसा कि बाबा जी ने बताया, बाहर और भारत के कार्य में इस समय क्या फ़र्क है? कि मैं तो देख रहा हूँ बाहर से लोग आ रहे हैं। आपने स्वयं भी बाहर, आप इतना बाहर घूम चुके हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप सबकी मैन्युफैक्चरिंग आप देख चुके हैं। आपके पास भी ऑफर्स थे बाहर सेटल होने के। तो आप क्या सोच के यहाँ रुक गए और आपको यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? जी रंजय सर। जो हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मैं इसको आपको 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सके चलता हूँ। एक तो जैसे कि बोला गया कि जैसा बाबा जी ने बताया कि आईएलटी का एग्जाम दे करके कनाडा और जैसे में, स्पेशली कनाडा, खाली कनाडा में लोग 12वीं पढ़ करके और उसके बाद में बच्चों को भेज दे रहे हैं 12th के बाद में। ये ट्रेंड आपको अमेरिका में या यूरोप की कंट्री में या सिंगापुर, जापान में नहीं मिलेगा कि लोग आईएलटी दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं और वहां पे चले जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा और इन जगहों का माहौल थोड़ा अलग है। एक दूसरा कैटेगरी और भी हमारे यहाँ से लोग जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर, वो होता है हायर स्टडीज। मतलब मान लीजिए कि जैसे बीटेक एमटेक कर लिया यहाँ से, दिल्ली इंडिया से कहीं से, मास्टर्स कर लिया और फिर पीएचडी बाहर से कर लिए, या पीएचडी इंडिया के किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कर लिया और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए चले गए। तो जब हम, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी के भी लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में, वो भारत का सबसे बड़ा टेक्निकल संस्थान है, उससे ऊंचा कोई भी नहीं, वो आईआईटी से भी ऊपर है। वो वर्ल्ड रिसर्च में लास्ट ईयर की कुछ रैंकिंग में तो इट वाज इन वर्ल्ड नंबर 1। जो रिसर्च, जो कंटेंट छपते हैं, जो रिसर्च के जो पब्लिकेशंस आते हैं, इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1, सबको पछाड़ते हुए। तो अगर आपने मान लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में से पीएचडी कर लिया, तो पीएचडी करने के बाद में कुछ 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर या और जगहों पे लोग जाते हैं, वो अपनी फर्दर रिसर्च कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, क्योंकि उस लेवल पे जाकर के जो रिसर्च की फैसिलिटी है या वहां की फैसिलिटी, वो जाहिर सी बात है अमेरिका में या जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, इन जगहों पे बहुत अच्छी हैं और लाइफ में वो एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। तो जो उस कैटेगरी के लोग भी जाते हैं, उनकी भी एक अच्छी खासी कैटेगरी है, मतलब नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन वो जो जाते हैं उसमें उनको वहां पे जाकर के कहीं जॉब नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब आप यहाँ से पीएचडी करके वहां पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आपको कम से कम महीने का $5,000-7,000 का वहां पे आपको इंस्टीट्यूट ही देता है, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए देता है, वो आपकी सैलरी होती है, आपके सारे खर्चे निकलते हैं, आपके सारे कंसंट्रेशन आपने, इवन कई तो ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो इतना अच्छा सैलरीज देते हैं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोज के, जो इंडिया से जा रहे होते हैं, जो आईआईटीज के होते हैं, एनआईटीज के होते हैं, इवन हमारे सीएसआईआर लैब्स के भी लोग जाते हैं, आईसीआर के लैब के जाते हैं, और हमारी और यूनिवर्सिटीज जो कि ना ही आईआईटीज है बट अदर यूनिवर्सिटीज के भी बच्चे जाते हैं, जो अपने, जिन्होंने अच्छे यहाँ पे पेपर्स किए होते हैं पीएचडी के टाइम पे। रंजय भाई का नेटवर्क शायद डाउन हो गया है अचानक से, अचानक से कुछ इशू आया है। तो जो वो बता रहे थे, थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी है कि उनका जो पोस्ट, मतलब ये जो हायर स्टैंडर्ड्स है साइंटिफिक टेम्परामेंट के बच्चों के लिए, वहां के बारे में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अद्भुत है और वो अच्छा है, और वो दुनिया भर के लोग यहाँ से जाते हैं और वापस भी आते हैं काम करने के लिए। और इस समय भारत में जो इनोवेशन, जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जिस प्रकार की चीजें हैं, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पे लोग अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। वो तो हम और रंजय सर अलग अलग वीडियो में इस बात को डिस्कस करते रहते हैं। लखनऊ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल रहे हैं हर कॉलेज में, आईआईटी कानपुर में, यहाँ तक कि बेंगलोर में स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द इंडिया है वो, मुंबई में, गुड़गांव में, आपका गुजरात में। तो बाबा जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो,
ठीक है, मैं एक बार को मैं चलिए मान लेता हूँ कि जी, मैं जी कंटिन्यू रिंकू करूं जी, क्योंकि बीच में जी, चला गया कनेक्शन। हाँ प्लीज कंटिन्यू, तो प्लीज कंटिन्यू जी। जो उस स्टडी के लिए जाते हैं उनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे सैलरीज होते हैं, तो वो भी अच्छा खासा वैल्यू है, मतलब बहुत अच्छा काउंट है। लेकिन जो एक छोटा सा एग्जाम जैसे बाबा जी ने बताया, उन एग्जाम्स को पास करके जो जाते हैं तो उनको अपने खर्चे, क्योंकि यूजी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, यूजी के लिए आपको अपनी जेब से खर्चा करना है। जब आप अपनी जेब से खर्चा करते हैं तो पढ़ाई बहुत ही एक्सपेंसिव है इन देशों में। तो अब वहां पे जाकर के आपको बाहर काम करना पड़ता है, घर से पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आप जो है ना वो लाखों में है, मतलब लाखों मतलब कई लाखों में उनके फीस और खर्चे रहने के, तो करना पड़ता है। और जब पोस्ट कोविड जो ग्लोबल सिचुएशन है वो बहुत ही हार्श हो चुकी है। हम, क्योंकि मैं तमाम देशों के साथ में मेरा कंटिन्यू कम्युनिकेशन रहता है, टेक्निकल एक्सचेंज रहते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, बात होती रहती है, जाते भी रहते हैं, उनके लोग भी आते रहते हैं। तो हमें ये मालूम है कि जो लोग इन हायर स्टडीज के लिए जाए उनके लिए भी सिचुएशन इस समय बहुत टफ हो चुकी है, क्योंकि पावर क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस जगह पे है, यूरोप में खास करके है। पावर क्राइसिस है क्योंकि रशिया जो अभी जो चल रहा है इसमें रशिया का गैस ले रहे हैं, वो पावर नहीं बना पा रहे हैं। तो आज की डेट में कई कंपनीज या कई जगह तो ऐसे जो हफ्ते में खाली 3-3 दिन उनको ऑफिस आना है, रेस्ट ऑफ द फैक्ट्री इज क्लोज, वर्क फ्रॉम होम। प्रोडक्शन के में भी वो प्लान करके चलते हैं कि खाली इतना ही प्रोडक्शन प्लान करेंगे जिससे कि हफ्ते में 3 दिन हम प्रोडक्शन प्लान करके काम कर सकें। सो लाइक दैट देयर आर डिफिकल्टीज। ऐसे में जब आप यहां से डंकी मार के बच्चे जा रहे हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि जस्ट जैसे होता है कि एफिलिएशन दे दिया होगा एक 2 कमरे 3 कमरे के कॉलेज को कि चलो तुम 2-3 ये कोर्स कराओ, कई बार नहीं भी होते, कई बार वो फेक भी निकलते हैं। जब ऐसी जगह पे जाते हैं तो बच्चे जाहिर सी जाते हैं वहां जाके फंस जाते हैं। और इसके लिए हम जो आपको बताएं तो इसके लिए मैं दोषी मानता हूं माहौल का। मैंने भी अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा समय पंजाब में गुजारा है, खास करके पंजाब में गुजारा। और देखिए क्या होता है, अगर हम देखें तो एक पंजाब और एक साउथ में आंध्रा तेलंगाना, इनमें बहुत क्रेज है बाहर जाने का। लेकिन अंतर ये पड़ जाता है कि जब आंध्रा और तेलंगाना से बाहर जाते हैं तो ऑलरेडी अच्छा खासा बीटेक वीटेक या एमटेक ये सब किए रहे होते हैं, तो वो जाते हैं वहां पे, उनको अच्छा खासा वहां पे एक जॉब रहती है या दे आर गुड सेटल्ड। पंजाब के साथ में अनफॉर्चुनेटली ये है कि बच्चे के पैदा होने के साथ में उसके माइंड में डाल दिया जाता है कि इंडिया में कुछ नहीं है, बाहर ही है, डॉलर डॉलर है पूरी जिंदगी। वो माहौल जो होता है ना, जो माइंड सेट, वो माउंट सेट बहुत ज्यादा उनको स्पॉइल कर देता है। और उसके हिसाब से उनका इंडिया में भी जो अप टू 12th क्लास की जो पढ़ाई हुई होती है उसका भी उनका जो जो नॉलेज गेन का लेवल होता है दैट इज एक्सट्रीमली लो। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मुझे आपके पंजाब के दर्शक और लोग माफ करें बट ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनका जो अप टू 12th का भी जो स्टडी का अंडरस्टैंडिंग जो जो है वो दैट इज वेरी लो, क्योंकि उनको यहाँ पे रहना नहीं है, वो बाहर जाना है। दूसरी चीज, मैं कुछ एक्सपीरियंस अपने और दिखा देता हूं कि हम जब हमने अपने आंख से यूरोप के कई देशों में देखा है, फ्रांस में, जर्मनी में देखा है कि हमारे ही पंजाब से गए हुए लड़के जो किन तरीकों से वो गए हुए हैं, हमें नहीं मालूम है कि वो एजुकेशन के लिए गए या क्या किस तरीके से गए, बट हमने उनको आईफेल टावर के पास या जो अपना जर्मनी में बर्लिन में जो बर्लिन दीवार का जो गेट है उसके आसपास जो है जहां पे विजिटर ज्यादा आते हैं, उन जगहों पे मैंने इन लोगों को मोमेंटोज छोटे छोटे, जैसे आप देखते होंगे कि हमारे मार्केट में लखनऊ में हजरतगंज में या पालिका बाजार में चश्मे उसमें लटका करके और चश्मा बेच रहे होते हैं या कुछ लटका करके कुछ बेच, ऐसे शरीर भर पे कुछ आईफल टावर के मोमेंटोज की रिंग्स वगैरह वगैरह लटका के वो बेच रहे हैं। वो ठीक है, व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई। लेकिन जब वहां पे देखा जैसे ही पुलिस आती है वो भागते हैं, मैंने देखा ये अचानक से भाग रहे हैं और भाग के जाकर के वो डस्टबिन में घुस करके ऊपर से डस्टबिन का ढक्कन लगा लिया। फिर मैंने एक से बात किया तो उन्होंने बताया कि नहीं ये सब डंकी मार के आए हुए लोग हैं और दे आर लिविंग हियर, वीजा एक्सपायर हो चुके हैं,
सब कुछ हो चुका है, अब वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। यूरोप जैसे जगहों में भी, आज की नहीं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 2009-2008 की जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया, स्पेशली पेरिस में, तो उस जमाने में वो लोग एक एक कमरे में 15-15 लोग रह रहे थे यूरोप में। कई तो ऐसे थे जो कि जाते थे और वहां पे कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बास्तिल जो जगह है वहां पे आसपास में, वहां बहुत पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, उनके बेसमेंट में भी वो लोग जाके रहते थे और पाकिस्तानी उनसे जो रेस्टोरेंट ओनर से या मैनेजर से उनसे किराया लेते थे। दे वर लिविंग इन वेरी बैड कंडीशन। मैंने पूछा लेकिन जब पकड़े जाओगे तो? कहता करना क्या है जी, और सानू प्लेन च बिठा देना है, असी दिल्ली उतर जाएंगे। मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या माइंडसेट था उन लोगों का, जो कि मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया वहां पे। जी जी। तो सर ये तो मतलब बड़ी बाबा जी, ये जो आपने आम बोलचाल की भाषा में पंजाब में जो बात कही जा रही थी कि ए मुल्क ता नरक है, ओ मुल्क स्वर्ग है, ये तो उल्टा दिख रहा है मुझे कि भारत स्वर्ग है और बाहर नरक है। और अगर ठीक है आपको पंजाब छोड़ने, पंजाब में आप रहते हैं, पंजाब में अगर आपको इच्छा नहीं है रहने की या आपको लगता है वहां चीजें ठीक नहीं है, तो आपके पास पूरा भारत खुला हुआ है काम करने के लिए। यूपी बिहार के लोग बाहर निकलते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, काम करते हैं, बेंगलोर दिल्ली कहाँ नहीं जाते, गुड़गांव पुणे हैदराबाद, पूरा भाई पूरा भारत तो खराब नहीं है ना। अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ हैं वहां जाइए काम करिए और शायद बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड्स के साथ काम करिए। तो सर ये क्या समस्या है कि सीधे कनाडा जाना है, यहाँ नहीं रहना? और जैसा रंजन भाई बता रहे हैं बाहर के माहौल आप भी बेहतर जानते हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सर, बाहर क्या चल रहा है? बाहर नर्क है सर। कनाडा या यूरोप जाने का एकमात्र जो अट्रैक्शन है ना, वो ये है कि वहां पे $1 में 60 रुपया या 80 रुपया, या पाउंड है तो 100 रुपया, 105 रुपया बनता है। तो ये लोग, वो कैलकुलेटर इनके दिमाग में फिट होता है कि अगर आज $100 कमा लिया तो 6,000 रुपया कमा लिया। तो सर जब तक तो कमाई हो रही थी तो एक आम बच्चा भी 2, 2.5, 3 हजार डॉलर सर कमा लेता था, $100 रोज कमा लेता था। पर्याप्त काम था, लोग बताते हैं। तो क्या ये सारी करते थे लोग, ऐसा क्या करते थे? ओ सर 10, 12, 14, अगर इलीगल काम भी करेगा तो भी $10 मिलता है 1 घंटे का। 16-16 घंटे काम करते हैं, मीनियल जॉब्स करते हैं। वही पता कि करते तो लेबराना ही है, लेबर है वहां पे। पर अगर सरकारी रेट से नहीं भी मिलेगा, इलीगल भी किसी के यहाँ काम करेगा तो $8-10, $8 पाएगा ना 1 घंटे का। 10 घंटे काम किया तो $80-90, $100 पा गया। $3,000, 3,000 हो गया ना डॉलर। $600-700 का कमरा शेयर करता है। उस जमाने में 100, 150, $200 में खाना हो जाया करता था। अब खाना वो $1,000 का हो गया, जो उस वक्त 200 में हो जाता था, अब वो $1,000 का हो गया है। और जो काम महीने में 30 दिन 10 घंटे रोज मिल जाता था, अब वो हफ्ते में 1 दिन बड़ी मुश्किल से मिल रहा है काम। तो सर काम नहीं है, चूंकि काम नहीं है इसलिए अब कमरे का किराया देना है, वो नहीं है। खाना खाना है, वो नहीं है। तो अब रहे कहां, खाए क्या? उसके बाद वहां पे सर जो लोग कहते हैं ना कि ओ मुल्क ता स्वर्ग है, ए नरक क्या, सर वहां तो ड्रग्स एक इतना बड़ा नर, एक तो सबसे पहले -40 डिग्री टेम्परेचर, -40, ऊपर से न रहने को जगह है, 3 दिन से आपने खाना नहीं खाया है, भयानक डिप्रेशन, घर से बाहर आप जी निकल नहीं सकते। तो सर ऐसे में, इस डिप्रेशन में, वह एक वो बता रहे थे एफएम चैनल वाले, आज मैं जो प्रोग्राम सुन रहा था, मैंने आपको भी उसकी वो लिंक भेजा, कि वो कहते हैं अच्छा ऊपर से ड्रगीज जंकीज बन जाते हैं वहां। तो सर वो कहते हैं कि चाहे जैसे लूट खसोट चोरी डकैती कार चुराना और तमाम गैर कानूनी काम करके
किसी तरह $150। अच्छा, वो बता रहे हैं कि वहां पे जो अभी एक ड्रग वहां पे कोई चल रही है, जो कि वो हुआ क्या कि एक किसी ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, तो उसको जब अस्पताल ले गए, तो जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें उस ड्रग के जो है वो ट्रेसेस पाए गए। तो पता चला कि साहब ये वो ड्रग है जो कि बड़े जानवरों, घोड़े, हाथी को सर्जरी करने के लिए, बेहोश करने के लिए जो दवा दी जाती है ना, वो दवा है। उसका नाम भी उन्होंने बताया है। तो कहते हैं उस दवा का 1 ग्राम का डोज जो है $200 का आता है। उस दवा के शिकार हमारे ये बच्चे हुए पड़े, उस लेवल की ड्रग्स के। तो कहते हैं $200 तो इनको उस दवा के लिए रोज चाहिए, उस नशे के लिए। उसके बाद रहना खाना भी है। तो कहते हैं कि साहब फिर वही लूट खसोट। अच्छा, उन्होंने बताया कि अगर 100 लोग जेल में बंद है, जिसमें से 10 लड़कियां हैं। सर एक सवाल, क्या इनके माँ बाप को नहीं पता है कि बच्चे किस हाल में है? शुरू में पता नहीं होता सर। बात ये ना कि एक तो कुछ सोसाइटी का प्रेशर, कुछ बच्चों का खुद का इतना प्रेशर है कि उन्होंने अपने माँ बाप को मजबूर कर रखा है कि नहीं, हमको कनाडा भेजो, चाहे जैसे भेजो भेजो। तो सर ऐसे में आप 25 लाख रुपया लगा के, अब आपकी माँ ने गहने बेचे, आपके बाप ने जमीन गिरवी रखी, रिश्तेदारों से कर्जे लिए, कहां कहां से कर्जे लिए के आप 25 लाख रुपया खर्च करा के कनाडा आ गए। यहां आते ही 15, अच्छा जब वीजा आता है तो बकायदा यहाँ भंगड़े शंगड़े गिद्दे डाले जाते हैं, पार्टी होती है, सब मुंडे का वीजा लग गया। जब वो जो कंसल्टेंट जब इनको वीजा देता है तो बकायदा प्रचारित करता है, आज साढ़े 20 वीजे लग गए यार, जश्न मनाया जाता है। फिर सब वो लड़का जब वहां पहुंचता है, अभी पीछे अपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कनाडा जाने वाली सर जो मछली बाजार होता है ना, उससे बदतर हालत थी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कनाडा जाने वाले बच्चों की जो भीड़ थी। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रहा था। तो सर वहां जाता है तो 15वें दिन उसको अक्ल आ जाती कि अरे बाप रे बाप, कहां आके फंस गया। अच्छा, वो वहां गया है पीआर लेने। अच्छा सर, पीआर लेने गया है तो पीआर लेने के लिए सबसे पहले तो वो जो इस फर्जी पढ़ाई के लिए गया, वो फर्जी कॉलेज में एडमिशन ले आया है, उसकी पढ़ाई करनी है उसको जरूरी। उसके बाद 2 साल उसकी पढ़ाई करेगा तो अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है, अगर लोकल कैनेडियन $100 फीस देता है तो इनसे ये सब $1000 लेते हैं। 10 गुना महंगी है इनकी पढ़ाई। उसके बाद 2 साल उनको फीस देगा, उनसे डिग्री लेगा, उसके बाद उसी फील्ड में समाज में काम करेगा, तब जाके 4, 5, 6 साल बाद उसको मिलेगी पीआर। तब जाके वो वहां कनाडा में सेटल होगा, उसको फिर आगे चल के नागरिकता मिलेगी, सब कुछ। अब सर 25 लाख रुपया आप खर्च करके गए, 15वें दिन आपका कनाडा से पेट भर गया, पर अब आप वापस कैसे आएंगे? आपको मालूम है, माँ बाप वहां जश्न मना रहे हैं कि साडा मुंडा तक कनेडे चला गया, उत्थे स्वर्ग हैगा आ, उत्थे डॉलर जेड़े पेड़ां ते लगदे है, बोरी लेके जाता है हमारा लड़का, डॉलर तोड़ के शाम को ले आता है बोरी भर के। माँ बाप तो ये सोच रहे हैं। जी। माँ बाप को पता ही तो नहीं कि लड़का तो वहां कर रहा है। रंजय भाई, मैं बाबा जी को इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, पर मैं बाबा जी से एक सवाल पूछ कर फिर आपके पास आता हूँ कि ये तो अजीब सा भ्रम का माहौल है तो बाबा जी, कि मतलब यहाँ की जनता के मन में कोई और बात चल रही है और वहां असलियत कुछ और चल रही है। तो ये भ्रम का जाल फैलाए रखने में किसका फायदा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ से लोग पैसा लेके कनाडा ले जाके डब कर दे रहे हैं, तो क्या कोई पूरा रैकेट है क्या जो यहाँ पे सही बात को प्रचारित नहीं करता, यहाँ से बच्चों में पूरा प्रेशर डाले हुए, और जो यहाँ के भी लोग क्या इन्वॉल्व है, जो आईएलटीएस की कोचिंग कराते हैं, और कनाडा के लोग जो वहाँ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या ये पूरा भ्रम का माहौल बना के रखते हैं क्या? सर ये पूरा एक रैकेट है, पूरा रैकेट है, जिसमें यहाँ की पूरा समाज, पूरा सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज,
यहां तक कि सरकार, सब लोग इन्वॉल्व हैं। सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपने नागरिकों से ये कह दे कि अबे मत जाओ, वहां भूखे मर जाओगे। लड़कियां ग्रूमिंग गैंग के चक्कर में फंस जाए, लड़के तो लूट खोट करके काम चला लेते हैं, लड़कियां क्या करेंगी? तो लड़कियों के लिए तो सबसे आसान तरीका है। और वहां पे बकायदा गिरोह, एक से एक गिरोह हैं जो कि ऐसी ही वल्नरेबल लड़कियों बच्चियों को फंसाने का काम करते हैं और उनको इसी व्यापार में लिप्त करा देते हैं। जी वो मैं प्रमोद कोठारी जी बता रहे थे सर कि एक एक बच्ची से हजारों हजारों डॉलर हर महीने कमा रहे हैं ऐसे गैंग्स हैं। उन बच्चियों को कितना शोषण होता होगा। तो एक बात और है कि जो ये हालात और सर, और लानत है ऐसे पेरेंट्स पे जो अपने 17 साल के बच्ची को वहां भेज देते हैं कि ये वहां जाएगा, बहुत बड़ा सेठ बनेगा और मैं यहां बहुत बड़ी कोठी बनवाऊंगा और उस पर बड़े अक्षरों में लिखवाऊंगा NRI। अपने 18 साल के बच्चे को बलि का बकरा बना के कनाडा भेज दिया, जिससे कि यहां पर एक लंबी सी गाड़ी में ऐसे मूंछों पे ताव दे के शान बघारे कि मेरा मुंडा कनेडे रहता है। ये नहीं पता कि बच्चा वहां जो है किस नर्क में जिंदगी बिता रहा है, बच्चा या बच्ची। जी बाबा जी, जो आपने बताया कनाडा का हाल, वो मैं अभी रंजय भाई से भी सवाल पूछना चाहूंगा। और ये उसके बाद मतलब ये तो कुछ सर वेनेजुएला जैसा साउंड कर रहा है कि कोविड के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज ने किया कि उन्होंने जैसे भारत में पीएम के एडवाइजर हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल जी, वो बताते हैं कि बाकी सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक्स पोस्ट कोविड कहा गया कि डिमांड जनरेट करने के लिए आप जनता में पैसे बांटे। यूएस ने भी वही किया, कनाडा ने भी वही किया। भारत ने ये काम नहीं किया। भारत ने सप्लाई साइड और मैन्युफैक्चरिंग में अपना इन्वेस्टमेंट किया। बाहर की कंट्रीज में इन्फ्लेशन, जो महंगाई थी वो इस कारण से बहुत बढ़ गई। सामान की खपत जो है, सामान की अनअवेलेबिलिटी हो गई, महंगाई और बढ़ गई। चाइना से सामान जा रहा था पोस्ट कोविड, वो भी पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। तो सर ये तो कुछ कुछ वेनेजुएला जैसा हालत लग रहा है क्या वेस्टर्न कंट्रीज का, पर्टिकुलरली कनाडा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं? तो क्या आप इसका वैसा ही भविष्य देखते हैं? वहां भी सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा, मतलब सरकार सोशल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बांटती है, फ्री की चीजें बांटती है, और इकोनॉमिक वाइज तो कोई एक्टिविटी दिखती नहीं। जी रंजय भाई। देखिए, एक जमाने में, क्योंकि मैं हूं यहाँ पे, तो मैं जानता हूं कि एक जमाना था या 4 साल या 5 साल पहले, जब कनाडा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी वाज वेरी गुड। और उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी का सारा जो कॉमर्शियलाइजेशन होता था वो होता था यूएस में। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर टोरंटो यूनिवर्सिटी या एक सास्काचुआन, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ सास्काचुआन, सास्कातून है, वहां की यूनिवर्सिटी हो गई। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है कनाडा में, नो डाउट, वन ऑफ द टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं। टोरंटो यूनिवर्सिटी इज अ फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया उनका रिसर्च सिस्टम है, बहुत बढ़िया उनका एजुकेशन सिस्टम है। और जब एक जमाना था जब उनका जो जितना भी होता था, मैक्सिमम वहां से जो भी डेवलपमेंट्स होते थे, दे वर गेटिंग ट्रांसफर टू यूएसए। उनका सारा का सारा डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन यूएस में हो जाता था। कोविड के बाद में यूएस की अपनी खुद की हालत खराब है। जी सर एक उदाहरण, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, दर्शक मुझे डांटते हैं फिर भी एक उदाहरण देता हूँ। रिसर्च इन मोशन नाम की एक कंपनी थी, और आईफोन बनाने से पहले विश्व की सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी जो फोन बनाने वाली कंपनी थी वो थी ब्लैकबेरी, और कनाडा बेस्ड थी। उस कंपनी का नाम था रिसर्च इन मोशन। जी रंजय भाई। जी तो उसी तरह से कई कंपनीज को मैं जानता हूं जिन्होंने जो है जो जो कनाडा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिस्से बनी है, और उन्हीं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनके साथ कोलैबोरेशन सर वो करती है। पोस्ट कोविड जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कनाडा को कि उनका जो इंडस्ट्रियल जो कोलैबोरेशन रहा उसका R&D से, वो अमेरिका खुद प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से कनाडा को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। पहली चीज। दूसरी चीज है, कनाडा की अपनी एक कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन सिस्टम यूएस के जैसा नहीं है। ऑल्दो उनके रिसर्च सिस्टम था, लेकिन उनका सब कुछ यूएस से होता था। तो कनाडा रिसर्च प्लस ट्रेडिंग बेस्ड इकोनॉमी जा रहा था, ठीक है ना।
तो जो भी ट्रेडिंग बेस्ड इकोनॉमी रही, उनको अपने कंट्री को संभालने के लिए, अपनी कंट्री को, लोगों को संभालने के लिए उनको कैश रिच करना पड़ा, जो कि बूमरैंग की तरह उनको बैकफायर कर गया। लेकिन यहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हालत कनाडा की है, ये हालत आप जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों की नहीं है। ऑल्दो वहां पे भी महंगाई है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बट जो यहाँ पे जो कनाडा की जैसी हालत है कि रहने का प्रॉब्लम, लोगों के खाने का प्रॉब्लम, महंगाई कई ज्यादा गुना, अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम, यस देयर आर चैलेंजेस, लेकिन ये चैलेंज आपको जर्मनी में, ये चैलेंज आपको जापान में, ये चैलेंज आपको फ्रांस में या नीदरलैंड्स में इन जैसों नहीं दिखा, क्योंकि ये कंट्रीज प्रोडक्शन बेस्ड, एक्सपोर्ट बेस्ड, दे आर नॉट 100% ट्रेड बेस्ड इकोनॉमीज। कनाडा में बहुत बड़ा एक ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी था जो कि यूएस पे डिपेंडेंट था, इसलिए कनाडा का जो हालत अचानक से खराब हुआ बिकॉज ऑफ द यूएस डाउनफॉल, इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हुआ है उसकी वजह से हुआ है। खैर ये तो, और जब ये होता है तो जो जब उनको अपने नागरिक को संभालना है, तो जो यहाँ से गए हैं उनकी तो हालत ये बुरी होनी ही होनी है। तो आई डोंट सी कि अभी आने वाले कुछ समय में मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मुझे आ रहा है कि आने वाले समय में अभी इतना बढ़िया कनाडा जो है वापिस पिकअप नहीं करने वाला है, क्योंकि उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ चुके हैं उस कंट्री में। उसके यहाँ पे बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उसके यहाँ बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, उसके यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसको बहुत समय लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि अगले 5 से 7 साल में कनाडा की इकोनॉमी और चीजें बैक टू ट्रैक आने वाली हैं। जब तक यूएस बैक टू ट्रैक नहीं आएगा और वो कनाडा में पंप इन नहीं करेगा, तब तक कनाडा का इकोनॉमी वापस ट्रैक पे नहीं आने वाली है। जी, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कनाडा स्वयं में कंजम्पशन इकोनॉमी नहीं है। भारत में जैसे पॉपुलेशन है, तो हम यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, हम कंज्यूम भी करते हैं। आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बना दीजिए, रिसर्च कर दीजिए, लेकिन जब तक उसका कोई कंज्यूमर नहीं मिलता आपको, और आप स्वयं में कंज्यूमर नहीं है, जैसा रंजय जी ने बताया कि आपको ट्रेड करना पड़ता है, आपको बाहर भेजना पड़ता है, और आज की डेट में हर आदमी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना सेटअप खुद लगा रहा है, खुद कर रहा है, तो आपसे हम क्यों लें? तो शायद उसका कोई कंज्यूमर नहीं, इसलिए आपके पास इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। और जिस यूएस और जिस डॉलर के भरोसे आप बैठे हैं, अ, एक डी डॉलरेशन नाम का कंसेप्ट चल रहा है, धीरे धीरे वो भी असर दिखाएगा कि ये जो आप बता रहे थे बाबा जी कि $1 में 60 रुपए 70 रुपए, ये कंसेप्ट भी अगले 3 4 5 साल में धीरे धीरे बहुत कम होने जा रहा है। इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जी रंजय भाई। जो आने वाला समय है, ये आने वाला समय आप देखेंगे कि डॉलर अभी जो आज हम लोग 80 to 83 पे जा रहे हैं, इस डॉलर की ऐसी हालत होने वाली है, जो ग्लोबल सिचुएशन आने वाली है, जिसमें स्विफ्ट का लोग अल्टरनेट खोज रहे हैं, जिस वक्त में एटलीस्ट 3 या 4 बड़ी, जिस दिन भारत की इकोनॉमी और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी में ये ट्रेडिंग का एक चैनल खुल जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि मतलब डॉलर का जो हालत है वो बहुत नीचे आ जाएगा। उस समय पे आपको जो है ना, मतलब सोच नहीं सकते कि ग्लोबल इकोनॉमी कितना बड़ा झटका लगने वाला है। जी, ये होना है। इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे मैं के साथ, आज काफी समय हो गया है। बेसिक बात यह है कि डॉलर में ही दुनिया भर के आपस सारे देशों को आपस में ट्रेडिंग करनी पड़ती है, और जो डॉलर इसलिए उसको काफी ज्यादा पावर है, और अमेरिका जो है कितना भी मर्जी डॉलर छाप लेता है, लेकिन इन्फ्लेशन उसका उसमें नहीं आता है। तो डॉलर की पावर खत्म होने जा रही है, और धीरे धीरे हो जाएगी। सारे देश आपस में एक दूसरे की आपस में ही करेंसी में ट्रेड करेंगे। खैर, तो बाबा जी मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, और उसके बाद हम इस वीडियो का समापन करते हैं। समाधान क्या है बाबा जी? कब समझ में आएगा बच्चों को? बच्चे तो हमारी बर्बाद हो रहे हैं ना सारे। रंजय भाई कुछ बोल रहे हैं। बाबा जी बोले उससे पहले मैं बताता हूं, जब तक ये माइंडसेट नहीं चेंज होगा, मुझे मालूम है, मैं पंजाब के एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर रहा था। ही वॉज ए वेरी, मतलब क्लास 1 टाइप का गवर्नमेंट ऑफिसर था, ठेठ पंजाबी, पंजाब का रहने वाला। और मैं क्योंकि जर्मनी उन दिनों बहुत आते जाते रहते थे, और हम उस समय चंडीगढ़ बेस्ड ही थे, तो हम जर्मनी गए,
बात किया, मीटिंग किया, चले आए, 15 दिन के बाद फिर जर्मनी गए, इस टाइप का जब चल रहा था, तो वो मेरे पीछे इतना ज्यादा पड़े थे कि ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब। यार जर्मन ले चल मैनू, यार कुछ जुगाड़ लगा, जर्मन जाना है। ये वाली क्रेज जब तक का कीड़ा जब तक नहीं हटेगा, पंजाब से ये चीज नहीं हटेगी, मेरा मानना है ये। जी बाबा जी। सर इसके पीछे गोरी चमड़ी का क्रेज, कि गोरी औरतें वहां देखने को मिलती हैं, पहला। वहां की सड़कें बहुत साफ सुथरी है, वहां बहुत साफ सफाई है, वहां करप्शन नहीं है, वहां चोरी चकारी नहीं है। हालांकि आज की तारीख में कनाडा में जितनी चोरी चकारी है उतनी तो आप इंडिया में सोच भी नहीं सकते। जितनी वहां पे करप्शन है उतनी इंडिया पीएम में सोच भी नहीं सकते। वहां जितना आप बताइए ना कि आपको यही गारंटी नहीं है कि आप सुबह घर से निकले तो शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, हैं? आपको कोई चक्कू मार देगा, आपकी कोई कार छीन लेगा। जैसे वो पिछली बार प्रमोद कोठारी भाई ने बताया था कि एक व्यक्ति ने देखा सीसीटीवी पे कि कुछ लोग उनकी एक कार को चुरा रहे हैं, तो उनकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं, उन्होंने 911 पे कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि हम अभी नहीं आ सकते, हम 45 मिनट बाद आएंगे। जब तक वो 45 मिनट बाद आए तब तक उनकी कार जो है जाके एक मालगाड़ी के गोदाम में मालगाड़ी पे लोड हो गई। और ये जो है वो उनके एक जो पियर पॉलिवर जो वहां के मुख्य विपक्षी नेता है, वो उस गोदाम में घुस गया पीछे पीछे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गोदाम, और कहते हैं हमारे सामने हमारी 4 गाड़ियां मालगाड़ी पे लोड करके हमारे सामने, हमारी आंख के सामने से निकल गई और हम कुछ नहीं कर पाए। कौन? देश का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता अपने मित्र की 4 गाड़ियां नहीं रोक पाया। सर ये तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। तो सर बात यह है कि ये जितने लोग ओ मुल्क था स्वर्ग ने, हमने अपने इस देश को खुद ही तो नर्क बनाया है। अरे ये तो वो बात हो गई कि हमने अपने घर में गंदगी मचा दी और हम पड़ोसी के घर रहने चले गए। क्यों? तो भैया अपना मुल्क साफ करो ना। अच्छा वो कहते हैं कि यहां पे सर 25 लाख रुपए खर्च के, 30 लाख रुपए खर्च के 18 घंटे अगर आप मेहनत करें तो क्या आप लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते? 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए और साल में 365 दिन 18 घंटे रोज मेहनत कीजिए, कमा लेंगे। सर मैं तो ये मानता हूँ कि 25 लाख रुपए भारत में इस समय, आपने बताया कि अगर हमारा मुल्क है, और हम तो आजकल इसको स्वर्ग बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा लीडरशिप है, हम तो आज के समय में अपने मुल्क में, अपनी जगह पे, अपने शहर में, अपने गांव पे आसपास रह के हम वहीं को बेहतर करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं आज गोरखपुर में हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ भी चल रहे हैं जहाँ हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे पूर्वांचल में। जी सर वही लोग हैं ना कि कनाडा की ओ द AQI इज ओनली 20, सच क्लीन एयर। तुम ही लोग ने यहां पराली जलाते हो, क्यों? अपने मुल्क को नरक तुमने बनाया और अब उस मुल्क को नरक बनाने पहुंच गए हो। इसलिए भैया एक ही सॉल्यूशन है, इस मृग मरीचिका से बाहर निकलिए। आने वाली सदी हिंदुस्तान की है। दुनिया हिंदुस्तान में रिक्वेस्ट करके आ रही कि प्लीज हमको इंडिया आने दो, और तुम इंडिया छोड़ के जा रहे हो। ठीक है सर, ये नेचुरल प्रक्रिया है, लोग आते हैं जाते हैं, पर क्या है, भ्रम नहीं होना चाहिए, जानकारी सही रहनी चाहिए। परिवार टूट रहे हैं, माँ बाप यहाँ बिना बच्चों के, बच्चे वहां बिना माँ बाप के, ये बड़ी एक अजीब समस्या है। समाज को तोड़ने की, परिवार को तोड़ने के लिए जो लोग, जिन लोगों ने भ्रम फैला रहा है, जो पाप कर रहे हैं, भगवान माफ नहीं करेगा। कम से कम ठीक है, बच्चे आते जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, काम करते हैं, अपनी जगह है, पर यह उनको, उनका खून चूस के, माँ बाप की गाड़ी पसीने की कमाई चूस के, जमीनें बिकवा के आप इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, ठीक नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, और समाधान पे बात होगी और आगे वर्ल्ड इकोनॉमी पे बात होगी, किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं।
और उन चेंजेस का असर दिख रहा है, कनाडा में भी दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, और जगह वही अच्छी जहाँ लोग अच्छे। तो एक वो भी बात है सोचने वाली, वही स्वर्ग है जहाँ पे एक तो जन्मभूमि स्वर्ग होती है, और एक जहाँ लोग आपके अच्छे हैं, ठीक है, आप वहां पे रह सकते हैं आराम से। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। रंजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी चर्चा इतनी देर तक सुनी। वीडियो जरूर शेयर करें, ये बातें इतनी जरूरी है ना, आपके माध्यम से और लोगों तक पता चलता है। मान लीजिए किसी माँ बाप को पता चला कि अरे कनाडा की तो बुरी हालत है, उसका बच्चा जाने वाला, वो रोक ले, बच जाए, यहीं भारत में कुछ अच्छे ऑप्शंस कर ले, तो वीडियो जरूर शेयर करें। इसलिए हम ये बैठ के ये बातें करते भी हैं, ताकि हो सकता है कुछ अवेयरनेस हो, कुछ बच्चों की जिंदगी बच जाए, कुछ परिवार टूटने से बच जाए। साथ ही चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जानकारियां हम अलग अलग स्तर से पर्सनल एक्सपीरियंसेस और स्पीकर्स के माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं संदीप आर के सिंह, बाबा जी राम राम, रंजय भाई राम राम। धन्यवाद। राम 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 राम, राम जय राम श्री जी। राम, धन्यवाद।